अस्सलामुअलैकुम। आप लोग का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ इंटर 100 नंबर उर्दू के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। तो आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो सवालात पूछे जाएंगे वो अफसाना, मज़मून, इंशाइया और बस इन्हीं सब चीज़ों से पूछे जाएंगे। दास्तान भी इसमें शामिल है और बिल्कुल आसान तरीके से भी इसमें समझाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिजरत की। हिजरत के लिखने वाले कौन हैं? अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा। ये क्या है हिजरत? इंशाइया। इंशाइया है। हिजरत में 3 हिजरत के बारे में बात की गई है। पहली हिजरत किसे कहते हैं? जब हम इस दुनिया में आते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं, यानी जब हम पैदा होते हैं तो वो पहली हिजरत कहलाती है। और उसके बाद दूसरी हिजरत जो हमारी होती है वो कौन सी होती है? जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं। नहीं, इस दुनिया में रहना, इसको दूसरी हिजरत कहते हैं, यानी हिजरत इस्तेहकाम। और आखिरी हिजरत होती है हमारी मौत। हिजरत में इन्होंने कहा है कि इस हिजरत में बात आई है खाना बदोशों की। खाना बदोश किसे कहते हैं? मुसाफिरों को। मुसाफिरों को नहीं कहते हैं, बंजारों को कहते हैं। बंजारों को कहते हैं वो बंजारे। खाना बदोश का मतलब ही होता है, खाना माने घर, बदोश माने कांधा, यानी वो जो अपने घर को अपने कांधे पर रख कर चलता हुआ हो। खाना बदोशों के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि खाना बदोशों के जो काफ़िले होते हैं, सबसे आगे उसका सरदार होता है, उसके पीछे मर्द होते हैं, औरतें होती हैं, और खच्चरों पर या गधों पर सामान लदे रहते हैं, और सबसे पीछे पीछे कुत्ता होता है। ये खाना बदोश का जो सरदार होता है वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ता है, वो अपने चारों तरफ देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। उसे जो जगह पसंद आती है वहाँ पर वो जाकर रुक जाता है। इसमें कहा गया है कि इंसान ज़िंदगी का, खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है। एक सवाल आता है, बता सकते हैं इसके बारे में? जी, क्योंकि कुम्हार जैसे अपना जो सामान जो बनाता है वो बनाने के साथ उसको मतलब तोड़ भी देता है, उसी तरह खाना बदोश भी अपने घर बनाता है। तो उसको जहाँ मन करे घर बना लिया, उसके बाद उसको फिर उस घर को समेट कर फिर दूसरी जगह अच्छी जगह पसंद आई तो वहाँ भी अपना घर बना लेता है। बिल्कुल सही। कहीं भी कुम्हार का मतलब होता है कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो। और यहाँ जो बात की गई है खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है, मतलब वो अपने घर को तामीर करता है और अपने घर को तोड़ भी देता है, और उससे कोई अफसोस भी नहीं होता क्योंकि उससे एक जगह नहीं ठहरना होता है। खाना बदोशों के साथ क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, ये बता सकते हैं? जैसे खाना बदोशों के साथ, खाना बदोश सबसे पहली बात है कि उसका कोई घर नहीं है, इसलिए लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कहीं रुकता है वो, तो अगर पुलिस को अगर किसी को पकड़ना हो तो वो खाना बदोश को ही पकड़ कर ले जाती है। इसलिए ले जाती है कि खाना बदोश का कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सब मसाइल हैं उसके पास, लेकिन साथ ही साथ उसकी खूबियाँ भी हैं। तो वो एक जगह रुकता नहीं है, तो जब एक जगह रुकता नहीं है तो वो मतलब अगर कोई भी घर उसका अपना नहीं होता है। कोई भी घर अपना नहीं है, जब तक दिल किया रहा, जब दिल नहीं किया फिर आगे की तरफ बढ़ गया। चलिए सवाल लंबे हो जाएंगे, आगे की तरफ। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ मज़मून है। इसमें अगर कोई सवाल अगर आपके सामने है तो पूछें। सर, इसमें कुछ पुराने अल्फाजों के इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कलिया, कुरमा। तो ये सब के मानी बता देते सर। तो देख लें, कलिया और कुरमा किसको कहते हैं। शुरू से आते हैं फतूर से। फतूर माने होता है तोड़ना। फतूर माने तोड़ना, उसी से बना हुआ है इफ्तार। इफ्तार यानी रोज़ा जो खोलते हैं हम लोग, उसको इफ्तार कहा जाता है। तो मतलब होता है तोड़ना, यानी भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं? इफ्तार कहते हैं। वो फतूर लफ्ज़ से बना हुआ है। उसी तरह कली को कहते हैं कली। कली माने भुना हुआ, और यही कली जब आगे गया तो कलिया हो गया, फारसी में गया तो क्या हो गया? खुरमा हो गया। खुरमा अरबी में खुरमा से होते होते क्या हो गया? खुरमा हो गया। खुरमा माने भुना हुआ। अब ये खुरमा भुना हुआ का मतलब सिर्फ कोई चीज़ भुनी हुई नहीं, बल्कि आज जो हम लोग देखते हैं तो खुरमा किसको कहते हैं?
शकरपाला को खुरमा कहते हैं, दुकान पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसको खुरमा कहते हैं। दुकानदार हाँ, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको खुरमा कहा जाता है। खुरमा मतलब होता है भुना हुआ। उसी में एक लफ्ज़ आता है सुर्खी। सुर्खी के बारे में कहा गया कि सुर्खी जो पहले जब मतलब छापा खाना नहीं थे तो लोग हाथों से किताब लिखते थे। तो हाथों से जब किताब लिखते थे तो उसकी हेडिंग को लाल रंग से लिखा करते थे। तो लाल रंग से लिखने की वजह से उसका नाम पड़ा सुर्खी, यानी लाल रंग से लिखी जाने वाली चीज़। लेकिन छापा खाना हो गए, किताबें छपने लगी, फिर भी जो सबसे ऊपर लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? सुर्खी। जबकि वो अब जिस कलर में भी लिखा जाए उसको सुर्खी ही कहते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में वो जब भी लिखा जाता था तो वो लाल रंग में ही लिखा जाता था। चलिए इसके बाद है कलई खोलना। कलई खोलना, कलई फिरना। कलई खोलना का मतलब होता है राज खोलना। कलई फिरना का मतलब होता है रोगन करना, यानी पेंटिंग करना। और ये होता है और भी कुछ होता है ना, कलई लगाना, लगाना मतलब लेप लगाना, चूना लगाना, जी। चूना लगाना। चलिए, तो इसके बाद आते हैं इब्राहिम सक्का में। ये बहुत ही हमको लगता है कि इस किताब का अगर सबसे अट्रैक्टिव कोई चीज़ अगर ये है तो ये इब्राहिम सक्का है। अट्रैक्टिव यानी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी बच्चे को जिसमें हो यस तो वो इब्राहिम सक्का ही है। इब्राहिम सक्का किस गांव का रहने वाला था? धोरन गांव का रहने वाला था। कहाँ तक तालीम हासिल की हुआ? चौथे क्लास तक। वो किससे मोहब्बत करता था? बेदार खां देशमुख की बहन से। बेदार खां देशमुख की बहन से। अफसाना निगार से अफसाना निगार में उसकी इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि अफसाना निगार उसको अहमियत देता था। अफसाना निगार उससे बातें करता था। वो जब कुछ लिखता था तो अफसाना निगार गौर से उसको सुनते थे, देखते थे। इसलिए इब्राहिम सक्का को अफसाना निगार से और अफसाना निगार को भी इब्राहिम सक्का में से बहुत लगाव था। अब इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, आगे चलते हैं। प्रोमिस, वक्त का भी ख्याल रखना है। प्रोमिस की लिखने वाली कौन है? जिलानी बानो। जिलानी बानो। जिलानी बानो ने प्रोमिस लिखा। इसमें कितने बेटों की कहानी? चार बेटे। माँ का नाम क्या है? अम्मू। अम्मू। अम्मू के शौहर क्या थे? वकील थे। उन्होंने, अम्मू के शौहर ने अपनी सारी जायदाद बेच डाली। किस लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की आला तालीम के लिए बेच डाली। क्या बच्चों को जिस गर्ज से उन्होंने आला तालीम दिलवाई थी वो गर्ज उनका पूरा हुआ? नहीं। पूरा हुआ लेकिन प्रोमिस नहीं कर पाए। जी। आला तालीम तो हासिल किया और आला तालीम हासिल करने की वजह से बाहर चले गए। तीनों बेटे बाहर चले गए। तो प्रोमिस किया था। कौन सा प्रोमिस किया था? कि वो चारों बेटे जो हैं वो आखिरी वक्त में माँ के साथ रहेंगे। चारों बेटे आखिरी वक्त माँ के साथ रहेंगे, जनाजा देंगे। बाद जाहिर सी बात है जनाजे के लिए 4 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है और ये चारों बेटे साथ में हैं। अच्छा, इसमें सबसे छोटा बेटा कौन है? हमीद। हमीद क्या करता है? वो माँ बाप की खिदमत करता है, घर पे रहकर। सियासत नहीं, हमीद को सियासत में दिलचस्पी है। वो भी माँ बाप के पास नहीं है, वो भी बाहर है, दिल्ली में रहता है वो। यहाँ तक कि एक बार वो अपनी माँ को ले भी गया था, लेकिन माँ पुराने ख्यालात की औरत है। माँ क्या करती थी कि वो हिसाब किताब करना शुरू कर देती थी, जो सब्ज़ी आई कितने की आई कितने की नहीं आई, और एक दिन अचार बनाना शुरू किया। तो ये बात हमीद को गवारा न हुई कि एक एमपी का अपना एक रिपुटेशन होता है, एक अहमियत होती है उसकी माँ ऐसा काम करी, इसलिए क्या किया कि उसको वापस भेज दिया। चलिए, भूले बिसरे गीत के लिखने वाले कौन हैं? शफी जावेद ने भूले बिसरे गीत लिखा है। भूले बिसरे गीत किस चीज़ का नाम है? एक प्रोग्राम का जो विविध भारती पे देता है रेडियो पे। एक प्रोग्राम का नाम है जो ऑल इंडिया रेडियो पर आज भी देता है, भूले बिसरे गीत। इसमें ऐसे गीत सुनाए जाते हैं जो बहुत ही पुराने हों, जिसको लोग भूल चुके हों। अब इसमें क्या कहते हैं, ये क्या नाम है डायरेक्टर साहब का? अजीज अहमद का दोस्त कौन सा है? रवि रंजन। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि अजीज़ अहमद डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए हैं। डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर होने के बाद जब वो घर आए हैं तो अब घर पहले की तरह नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। कैसे बदल गया है? पहले जब वो डायरेक्टर थे
तो उनकी अहमियत दूसरी हुआ करती थी। अब बेटा भी ताना मारता है और बीवी भी ताना मारती है। बेटा कहता है कि आप मतलब डायरेक्टर थे तो क्या फ़ायदा हुआ इससे, हमको लोग फ़ायदा देखती है, आप डायरेक्टर थे, आपने मेरा कौन सा काम किया। यानी बेटा उनकी ईमानदारी की कदर नहीं करता है बल्कि उन पर ताना मारता है। और बीवी जब कहते हैं कि आप कहीं काम ढूंढ लीजिए, तो जब वो कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ और मैं काम ढूंढूँ, तो बीवी क्या जवाब देती है? ये कब तक अपने ये डायरेक्टर का अब डायरेक्टरी की लाश को कब तक अपने कंधे पे ले घूमिए, कांधे पर लेकर घूमिएगा, आप कोई काम कर लीजिए। अच्छा, अब यह है कि जो लोग उनको देखते हैं वो पहचानते भी नहीं है, मतलब मुँह फेर के चले जाते हैं। उनके पास पहले गाड़ी हुआ करती थी, अब गाड़ी भी नहीं है। पहले नाम में डायरेक्टर लगा हुआ रहता था और अब हट चुका है। सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर पहले था, लेकिन अब सिर्फ अजीज़ अहमद लगा हुआ है। यानी उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। और इंटरनेट, अच्छा, उनका जो नवासा है वो कौन सा प्रोग्राम देख रहा था? लो ऑन इंटरनेट। अच्छा, इसमें यह है कि आखिरी वक्त में अजीज़ अहमद को किस चीज़ की याद आई, किस चीज़ को तलाश करने में लगे वो? अपने पुराने दोस्त ट्रांजिस्टर को, जिस ट्रांजिस्टर में वो सुना करते थे प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। तो इस भूले बिसरे गीत का उन्वान ही है, उन्वान से ही बहुत कुछ समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी बातें हो सकती हैं। चलिए, अब बहुत ख़ास है अगला अफसाना, टोबर टेक सिंह। टोबर टेक सिंह के लिखने वाले कौन हैं? सआदत हसन मंटू। ये अफसाना किस पस मंज़र में लिखा गया? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो रहे थे। हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के पस मंज़र में लिखा गया। टोबर टेक सिंह किस चीज़ का नाम है? गांव का एक गांव का नाम है, लेकिन एक शख्स का भी नाम पड़ जाता है टोबर टेक सिंह। वो क्यों पड़ता है, किस हवाले से पड़ता है उसका नाम? क्योंकि वो वही के रहने वाले। टोबर टेक सिंह गाँव से ताल्लुक़ रखता है वो, और उसको अपने गाँव से इतनी मोहब्बत होती है कि हर वक्त गांव का जिक्र करता रहता है, इसलिए उसका नाम ही लोग रख देते हैं टोबर टेक सिंह। चलिए, टोबर टेक सिंह जिस आदमी का नाम रखा जाता है वो, उसका असल नाम क्या रहता है? बिशन सिंह। बिशन सिंह की बहन का नाम क्या है? रूप कौर अक्सर आती है मिलने के लिए, है ना, महीने में तो आ ही जाती है। अब यह है कि एक पागल है उसमें ऐसा, आज कमेंट में आया था कि एक पागल का नाम क्या था, उसका जवाब अभी आ जाएगा। कि एक पागल ऐसा जो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना समझता है, उसका नाम क्या रहता है? मोहम्मद अली रहता है। अच्छा, उसके बाद मतलब और भी पागल हैं ना, तरह तरह के पागल हैं। एक पागल है जो अखबार पढ़ता रहता है, वो एक पागल जो अपने आप को खुदा समझता है। एक पागल जो अपने आप को खुदा समझता है। एक दिन बिशन सिंह मुझसे पूछता है कि बताओ, तुम तो अपने आप को खुदा समझ रहे हो, बताओ मेरा गांव टोबर टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है? तो क्या जवाब देता है? बोलता है कि ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में। वो बोलता है कि ना तो वो हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में है, क्योंकि मैंने उसको कहीं जाने की इजाज़त ही नहीं दी। इस पर टोबर टेक सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम खुदा होगे तो अपने मज़हब के होगे, मेरा कोई काम नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको खुदा नहीं मानता। टोबर टेक सिंह में और तो कुछ बात नहीं। हाँ, एक बात है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, इसमें मतलब किन किन लोगों को परेशानी हो रही थी? एक तो जिनका घर पाकिस्तान साइड में पड़ता है, उस साइड में तो उनको पूरा अपना घर छोड़कर यहाँ आना पड़ता था। और जो हिंदुस्तान साइड के तो इनको अपना पूरा घर सब कुछ छोड़कर वहाँ जाना पड़ता था। पागलों के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि पागल, वो जो मुस्लिम पागल हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में भी जो मुस्लिम पागल हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे, और पाकिस्तान में जो हिंदू या सिख पागल हैं वो हिंदुस्तान चले आएंगे। तो एक मसला हुआ था। अब एक बात जो सवाल करना है, एक सवाल कि अंग्रेज़, उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो पागल नहीं थे जी। तो आखिर क्यों था वहाँ? क्योंकि उनको सजा दिया गया था, लेकिन कोई बड़ी सजा दी गई, लेकिन उसको उस सजा से बचाने के लिए उनको पागल बनाया, मतलब पागल बना दिया। पैसा वैसा देकर, रिश्वत देकर उसको पागल बना दिया गया ताकि कम से कम उनको कैद ना हो, उसको फांसी ना हो, पागल हो। अंग्रेज़ जो पागल थे उनके साथ कौन सा मसला पेश आया? उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में जो हिंदू है, मुस्लिम है, उसको पाकिस्तान में भेज देंगे, पाकिस्तान में जो हिंदू है उसको हिंदुस्तान में। उसके अंदर जो पागल थे अंग्रेज़, उनको क्या परेशानी? उनको ये परेशानी हुई, वो लोग सोचने लगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, हम कहाँ जाएंगे? पहले तो हमको ब्रेड मिलता था, ये मिलता था, वो मिलता था नाश्ते में, अब अंग्रेज़ तो भाग गए जी। और जब अंग्रेज़ भाग गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? सबसे ज़्यादा परेशानी तो उनको थी जी।
कि अब हम क्या करें। खैर टोबाटेक्सिंग में इसी तरह के सवालात आएंगे, वैसे बातें होती रहेंगी, ऐसी बात नहीं है कि ये आखिरी वीडियो, इसके बाद भी बहुत सारी वीडियो आएंगी और इम्तहान के वक्त तो लगातार इंशाल्लाह आते रहेंगे। अब अगला सवाल आता है, पहले इसी को कवर कर लेते हैं, क्वारंटीन को। जी। क्वारंटीन के लिखने वाले कौन हैं? राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी ने क्वारंटीन लिखा। क्वारंटीन किस चीज़ का नाम है? एक जगह का नाम है। एक जगह का नाम है जहाँ किस मर्ज के लोगों को रखा गया है? प्लेग। प्लेग की बीमारी किसके जरिए होती है? चूहों की वजह से। चूहों की वजह से। उसमें विलियम भागो नाम का एक आदमी है, वो क्या है? कंपाउंडर। वो सफाई करने वाला है, वो सफाई करने वाला एक ये है जो वहाँ सफाई करता है। वहाँ एक और ये है, डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर रेवरंड मोंतल आबे। रेवरंड मोंतल आबे। एक दिन डॉक्टर साहब की हालत बहुत ख़राब होती है, वो समझते हैं कि उनको भी प्लेग हो गया है। वो वाक़या क्या है, किस तरह का है? वो ब्रांडी ज़्यादा पी लेते हैं। वो ब्रांडी ज़्यादा पी लेते हैं, जिसका असर होता है तो उनको लगता है कि दौड़ने लगते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनको भी प्लेग अटैक कर दिया। उसमें एक ये है, विलियम भागो की बीवी के साथ क्या वाक़या पेश आया था? क्योंकि वो भी प्लेग की बीमारी का शिकार हुई थी। प्लेग की बीमारी की वजह से वो मर गई थी और जिसका असर विलियम भागो पे पड़ा, तो उसने ठान लिया कि अब हम किसी और को मरने नहीं देंगे, जहाँ तक कोशिश होगी हम ये काम करेंगे। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा मसला क्या था? क्या सारे जो मरीज थे, सारे के सारे मरीज प्लेग से ही मर रहे थे? नहीं, कुछ मरीज उस क्वारंटीन जो जगह थी वहाँ पर पहुँचते ही मरीजों की हालत देख कर मर जाते थे। वो दूसरे मरीजों की हालत देखते थे, डर जाते थे और उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती थी। चलिए अगला आते हैं, इंशाइया क्या है? इंशाइया किसे कहते हैं? इंशाइया नस्र की वो सिन्फ है जिसे पढ़कर हंसी आती है। इंशाइया नस्र की वो सिन्फ है जिसको पढ़कर हंसी आती है, लेकिन ये मजमून से मिलता जुलता है ना जी। ये सिर्फ मजमून से मिलता जुलता है, इसमें भी बातें की जाती हैं, किसी एक टॉपिक पे बातें की जाती हैं, लेकिन इंशाइया में आज़ादी होती है कि ये अपने टॉपिक से इधर उधर भी जा सके। इसको आज़ादी होती है तो फिर वही हाँ, लेकिन उसको कितनों घूमे वापस उसको अपने ख़ास मौजू पर आना ही पड़ता है। इंशाइया को कहा गया है कि जिस तरह एक आदमी थक हार कर लौटता है ऑफिस से, घर में कपड़े चेंज करता है, लान में बैठता है, बैठने के बाद हाथ में जब एक कप चाय होती है तो वो जिस तरह का रिलैक्स महसूस करता है, इंशाइया बिल्कुल ही अदबी सिनफ में वही हैसियत रखता है कि वो भी एकदम रिलैक्स मूड में है। उस इंशाइया निगार जो भी होते हैं ना, वो बहुत हंसमुख होते हैं और उनको आज़ादी होती है कि वो अपने जहन से बहुत सारी चीज़ों को मतलब पेश करें। हाँ, मजमून में ऐसा नहीं है, मजमून में पूरी संजीदगी के साथ बात की जाती है, इंशाइया में संजीदगी नहीं होनी चाहिए। इंशाइया में किसी बात को पेश करना एकदम हल्के फुल्के अंदाज में पेश करना है और इंशाइया निगार को ऐसा होना है जैसे वो बहुत हंसमुख आदमी हो, ताकि इंशाइया पढ़ने में अच्छा लगे। इंशाइया पढ़ें और हंसी नहीं आए तो फिर इंशाइया कामयाब नहीं है। नज़ीर अहमद की कहानी, ये नज़ीर अहमद कौन है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद फरतुल्लाह बेग के उस्ताद है। फरतुल्लाह बेग के साथ एक और थे, मियां दानी, और एक और साथी थे, पता है आपको? 3 आदमी पढ़ते थे। एक और थे मियां रजा। हाँ, जो बेचारे चले गए थे, थोड़ी दिन पढ़े तो वो नहीं रुके, इसलिए ये ज़्यादातर जो बातें हुई हैं तो मियां दानी और फरतुल्लाह बेग के बारे में हुई है। नज़ीर अहमद की कहानी, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में ये खासियत है कि इनका पहला नावल मिरतुल उरूस जी, उर्दू का पहला नावल कहा था, यानी इनको उर्दू का सबसे पहला नावल निगार कहा गया है। तो इनके शागिर्द फरतुल्लाह बेग को उर्दू का क्या कहा गया है? पहला खाका निगार। खाका निगार। ये नज़ीर अहमद की कहानी, ये खाका है। खाका किसको कहते हैं? जो सरापा बयान करना सर से लेकर पाँव तक कि वो कैसे थे, उनका बोलना, उनका उठना बैठना कैसा था, उनकी आदतें कैसी थी, तो इसे बयान करना ही खाका निगार। तो एक चीज़ खाका के बारे में आज मतलब बता दें, ये एक नई चीज़ होगी, किसी इंसान की तहरीरी तस्वीर खींच लेना, ये खाका निगारी है। तहरीरी तस्वीर यानी इस तरह से तहरीर में उसको डालना कि जैसे उसकी तस्वीर खींच कर सामने आई हो। जैसे फरतुल्लाह बेग कहते हैं ना
कि उस्ताद मोहतरम की तोंद निकली हुई थी, यस सर। तहबंद Sketch। बांधे हुए थे, हाँ स्केचिंग, जी तहबंद बांधे हुए थे, दाढ़ी में गिनती के कुछ बाल थे, जी आंखें ऐसी थी, चेहरा वैसा था, बहुत कुछ। तो ऐसा लगता है कि हम ये डिप्टी नज़ीर अहमद को देख रहे हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद एक दिन क्यों गुस्सा हुए थे? क्योंकि सबक जैसे ये पढ़ते थे तो फरहतुल्लाह बेग में कौन सी गलती होती थी? वो जेर जबर में गलती कर देते थे। इसमें कंफ्यूजन है कि मियाँ दानी क्या करते थे, फरहतुल्लाह बेग क्या करते थे? यस सर। मियाँ दानी जब भी पढ़ते थे वो मियाँ दानी वो नज्म को नस्र की तरह पढ़ते थे, ठीक है। हमने उसी दिन कहा था मियाँ दानी को चायदानी समझिए, यस सर। चायदानी में बहुत सारी चीज मिल जाती है ना। यस सर। तो नज्म को नस्र की तरह पढ़ दिया, यानी नज्म को नस्र बना दिया उन्होंने। यस जैसे पढ़ रहे हैं, लब पे आती है दुआ बन के, तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा, कहाँ पे रुकना चाहिए ये पता नहीं। नहीं। तो इस तरह पढ़ते थे जिससे वो बहुत खफा होते थे। और ये फरहतुल्लाह बेग के अंदर क्या गलती थी कि वो एराब में गलती करते थे। जैसे गुलशन है तो पढ़ दे रहे हैं गलशन, जी। चिराग है पढ़ रहे हैं चुराग, ये किताब है पढ़ रहे हैं कुताब। एराब की गलती करती है, ज़बर ज़ेर की गलती। नज़ीर अहमद की कहानी में है कि फरहतुल्लाह बेग और डिप्टी नज़ीर अहमद की मोहब्बत को भी बताया गया है। इसमें अगर कोई सवाल होगा तो आप अलग से भी पूछ लें, इंशाल्लाह आगे बताया जाएगा। ऐसे मियाँ दानी भी जैसे क्या है, जैसे वो मियाँ दानी ने कुछ होंगे, ठीक है, यस सर। शागिर्द नहीं। इनका कहना है कि क्या वो जिस तरह फरहतुल्लाह बेग खाका निगार हैं, क्या मियाँ दानी भी कुछ हैं? यस सर। तो एक पहली बात यह है कि मियाँ दानी साहब जो थे, जी ऐसा अदब में कोई नाम सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर। उनका कहीं तो ये होगा, अगर उनका नाम कुछ और होगा तो मियाँ दानी तो कोई नाम ही नहीं होता है। यस सर। वो तालिब इल्मी का ज़माना था, हो सकता है किसी और फील्ड में वो आगे गए हों, अच्छे डॉक्टर हों, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए, मिट्टी का तेल, इसके लिखने वाले कौन हैं? ख्वाजा हसन नज़ामी। ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में एक बात बहुत कन्फ्यूज़न है कि 50 नंबर की उर्दू में इनका डेट ऑफ बर्थ अलग दिया गया है, 100 नंबर में अलग दिया गया, इसलिए Yes. डेट ऑफ बर्थ की बात ही नहीं करेंगे, Yes, sir. क्योंकि ऊपर से नीचे तक कोई बात नहीं हो रही, ये ऑब्जेक्टिव में बात होगी। तो मिट्टी के तेल के बारे में कहा गया, मिट्टी का तेल शरीके गम है। कैसे? मतलब लोगों का साथ देता है, कैसे? क्योंकि जब आदमी गम के अंधेरे में डूब जाता है तो उसे वो रोशनी में लाने के लिए उसे मिट्टी के तेल की जरूरत पड़ती है। जब इंसान बहुत गम में घिरा होता है, एकदम अंधेरा होता है, तो मिट्टी का तेल ही है जो उसको एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिट्टी का तेल है जो जिसके सहारे तालिब इल्म क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। उसी तरह कोई इंसान मस्जिद की तरफ जाता है, कोई इंसान अपने मंजिल की तरफ जाता है, इसमें चोरी भी करता है, पुलिस उसको पकड़ती भी है। मिट्टी का तेल बहुत बेज़रर होता है। मतलब इसका क्या मतलब है? वो किसी का ना अच्छा चाहता है ना बुरा चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो मिट्टी के तेल कोई इंसान जैसा भी उससे कोई मतलब नहीं, बस इंसान जो चाहे उसे करवा सकता है। जैसे आपने बताया कि पुलिस चोर को पकड़ती है और चोर इसमें गलत काम भी करता है, तो ये मिट्टी तेल गलत काम करने वाले के साथ भी है, अच्छे काम करने वाले के साथ भी है। मतलब इसको किसी से मतलब नहीं, इसका काम है चलना बस। मिट्टी के तेल का ताजिर कौन था? रॉकफेलर ने बहुत पैसा कमाया मिट्टी के तेल से। मिट्टी का तेल सूंघ कर लोग आंख भौंक क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उसकी अलग ही बू होती है। हाँ, उसकी महक कुछ अलग होती है। मिट्टी का तेल तमाम अनासिर में सबसे कमज़ोर तर है, क्यों है? आग, हवा, पानी, मिट्टी, आग में सबसे कमतर मिट्टी को क्यों माना गया है? क्योंकि मिट्टी को कोई भी अपने साथ कहीं भी मतलब इंसान जो है अपने पैर के नीचे दबा देता है, उसे हवा उड़ा कर ले आती है, पानी बहा कर ले आता है अपने साथ, आग जला देती है। चलिए ठीक है, चलिए मिट्टी का तेल का लगभग क्लियर हो गया। अब गुबारे खातिर के खतूत में सबसे पहले ये देख लें, ये ख़त कहाँ से लिखे गए? किला अहमदनगर से। किसने ख़त लिखे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़तों की खूबियाँ क्या हैं?
वो खत लिखते थे तो एक तो उनकी खत बहुत लंबी हुआ करती थी, खत लंबा हुआ करता था। लंबा हुआ करता था, और उसके बाद वो खत लिखने में उर्दू, अरबी, फारसी जबान का भी इस्तेमाल किया करते थे, और बीच बीच में कोई वाकया भी डाल दिया करते थे, और अशार का भी और शेरो इस्तेमाल करते थे, थे। जिससे पढ़ने में लगता था कि वो मौलाना आज़ाद के जो खतूत हैं, जी, पढ़ने में लग जाता था ये किसी आलिम और किसी पढ़े लिखे इंसान का खत है। जी, तो जाहिर सी बात है मौलाना आज़ाद खत भी लिखेंगे तो उसी तरह के आदमी को लिखेंगे जो उतनी जानकारी रखता है। यस सर। तो ये गुबारे खातिर के खतूत में से है, और भी इसमें बहुत सारी तरह की बातें हैं। उनकी बीवी के बारे में बात है। सयाल हलवा का एक जिक्र आया है। सयाल हलवा किसको कहते हैं? वो हिंदुस्तानी चाय को वो लोग कहते हैं। हिंदुस्तानी चाय को सयाल हलवा कहते हैं। वो कौन सी चाय पीते थे? ग्रीन टी। ग्रीन टी पीते थे। और ग्रीन टी में क्या खासियत है, क्यों पीते थे वो? हिंदुस्तानी चाय क्यों नहीं पीते? हिंदुस्तानी चाय और ग्रीन टी में क्या फर्क है? देखिए, ग्रीन टी में सिर्फ चाय पत्ती ही डाली जाती है। चाय पत्ती डाली जाती है। ग्रीन टी खुद ही चाय पत्ती है। पानी उबाल दिया, ग्रीन टी को डाल दिया, हो गया। जबकि हमारे यहाँ की जो चाय होती है उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, कोई कोई लोग होते हैं लौंग भी डाल देते हैं, कुछ लोग इलायची भी डाल देते हैं, कुछ लोग अदरक भी डाल देते हैं, कुछ लोग मीठा भी पसंद करते हैं इसमें, है ना। जी। तो इसको इन्होंने कहा है कि ये सयाल हलवा है। जी। तो खैर आगे चलते हैं हम लोग। दो दास्तान दास्तान है, किनको लिखे थे नाम? हबीबुर रहमान शिरवानी। मुजीबुर रहमान शिरवानी। नहीं, देखिए गेस में एक जगह मुजीबुर रहमान शिरवानी लिखा हुआ है, एक जगह गेस में देखा हबीबुर रहमान। जी। ठीक है। तो जब किताब में इसको देखा तो हबीबुर रहमान शिरवानी ही आया। ठीक है। ये बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो कई बनाई है वो गेस से बनाई, तो गेस में अलग अलग था। हमको लगा था कि गेस वाले सही लिखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हबीबुर रहमान शिरवानी ने लिखा है इसको, को लिखा है इन्होंने। हाँ। फसाने अजायब के लिखने वाले कौन हैं? रजब अली बेग सरवर। रजब अली बेग सरवर ने फसाने अजायब लिखा। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो बातें कही हैं बिल्कुल अलग तरीके से कही हैं। बागो बहार किसने लिखी? मीरा बंदेली। तो पहले फसाने अजायब को हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बागो बहार में आते हैं। फसाने अजायब की जो दास्तान है वो इस तरह है कि एक बादशाह था, बहुत नेक दिल था। वो मतलब जो भी ज़रूरतमंद होते थे उसकी ज़रूरतों को पूरी करता था। एक बार की बात है, एक साइल उनके पास आया। साइल ने कहा कि मैं जो कुछ मांगूं क्या आप देंगे? इसने वादा कर लिया बादशाह ने कि ठीक है मैं दूंगा। तो साइल ने कहा कि मैं एक दिन के लिए आपके मुल्क का बादशाह बनना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है, एक दिन के लिए बादशाह बन जाओ। बादशाह बन गया। एक दिन नहीं, 3 दिन के लिए। हाँ, देखिए जहाँ पर गलती हो तो वहाँ पर टोक दीजिए आप। 3 दिन के लिए बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद जब 3 दिन का वक्फा पूरा हुआ तो बादशाह आया और कहा कि आपका काम तो हो गया, अब आप मतलब मुल्क मेरे हवाले करें। तो उसने कहा कि आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बादशाहत में बहुत मज़ा मिला हमको, इसलिए मुझे अपनी सल्तनत सौंप दें। हाँ, मुझे अपनी सल्तनत सौंप दें। बादशाह बहुत अच्छा इंसान था, जितना नहीं होना चाहिए बिल्कुल। खैर उसको अपनी सल्तनत दे दी उन्होंने। देने के बाद 2 बच्चे थे, बीवी, दोनों को लेकर निकल दिए। पता नहीं कहाँ जाना था, कोई मंजिल तो कोई मंजिल थी नहीं। चलते चलते एक सराय में रुके। सराय में रुकने के बाद क्या हुआ, एक आदमी आया और आने के बाद कहा कि मेरी बीवी बीमार है, उसको दर्द ज़े है, यानी बच्चा होने वाला है उसको, तो आप अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दें ताकि वो उसकी खिदमत कर सके। बादशाह बहुत अच्छा था, बीवी को भेजा, उसके साथ लगा दिया, लेकिन पता चला कि वो आने वाला डाकू था। तो डाकू था, वो इसकी बीवी को लेके चला गया। बादशाह बहुत उदास हुआ, देखता रहा जाते हुए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। आखिर में वो अपने दोनों बेटों को लिया और फिर मंजिल की तरफ, मतलब आगे की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक नदी थी, नदी में तुग़यानी बहुत थी, यानी उसमें लहरें बहुत तेज़ उठ रही थी। तो क्या किया कि एक बेटे को किनारे पर छोड़ दिया और एक बेटे को कांधे पर लिया, और कांधे पर ले जाने के बाद नदी को पार करना चाहा। जैसे नदी के बीच में पहुँचा, एक तेज़ लहर आई। तेज़ लहर आने के बाद क्या हुआ कि बच्चा हाथ से छूट गया, बच्चा डूबने लगा। ये भी डूबने लगा, किसी तरह की जान बचाकर दूसरे किनारे पर पहुंचा। देखा कि बच्चा जो इसके साथ था वो तो खैर डूब ही गया, पता नहीं था उसका। और दूसरी तरफ जो इसका एक बेटा था वो उसको भेड़िया सब खा गया। बहुत दर्दनाक कहानी है ये। चलिए अब आखिरी है बागो बहार। बागो बहार में जो दास्तान है वो मलिक सादिक हैं, उसमें मुबारक हैं। एक बादशाह था, कहाँ का बादशाह था? चीन का एक बादशाह था।
जब वो बादशाह मरने लगा तो उसने अपने भाई से कहा कि देखो मेरा बेटा बहुत छोटा है, इसलिए तुम हुकूमत संभालो, लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा हो तो तुम हुकूमत इसके हवाले कर देना। ये कहकर बादशाह इंतकाल कर गया और वो चचा, जो शहजादे का चचा है, वो हुकूमत करने लगा। हुकूमत करते करते मतलब हुकूमत करने लगा, लेकिन धीरे धीरे शहजादा भी बड़ा होने लगा। जब शहजादा बड़ा होने लगा तो उसको फिक्र हुई कि कहीं ये बड़ा हो गया तो मेरे लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि हुकूमत मेरे हाथ से चली जाएगी। तो उसने मुबारक को बुलाया और कहा कि किसी तरह इसको तुम मार दो। मुबारक ने समझाया कि देखिए इसको मारना अच्छी बात नहीं, चारों तरफ हल्ला हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, इसलिए अच्छा ये है कि आप इसको मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको जंगल में कहीं किसी जंगल में जाके छोड़ दूंगा, कोई जानवर इसको खा जाएगा। बादशाह को ये बात पसंद आई, लेकिन मुबारक शहजादा के वालिद का नमक हलाल साथी था। वो शहजादा को उसने सारी बातें कर दी और उसको लेके बाहर निकला। निकलने के बाद शहजादा को कहा कि चलो मैं तुमको एक से मिलाता हूँ जिसका नाम मलिक सादिक है, वो जीनों का बादशाह है, तुम्हारे वालिद का दोस्त भी रह चुका है। तो उसको लेकर आया। रास्ते में उसने इतर सुलेमानी ख़रीदी और उसको आया, आंखों में लगाया तो जिन्नात सब दिखाई देने लगे। मलिक सादिक के दरबार में आया। दास्तान तो लंबी है लेकिन जल्दी जल्दी इसको पूरा करें। मलिक सादिक के दरबार में आया, मलिक सादिक को सारी बातें कही। मलिक सादिक ने एक तस्वीर दी और कहा कि तुम इस तस्वीर में जो लड़की है इसको तुम ढूंढ कर ला दो, तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं भी तुम्हारा काम कर दूंगा। वो दोनों निकले और निकलते निकलते ढूंढते रहे 7 साल। 7 साल है ना जी, 7 साल तक। 7 साल तक ढूंढते रहे। आखिर एक हिंदुस्तानी अंधा फ़कीर नज़र आया जो कुछ मांग रहा था। ये वहाँ शहजादे को उस पर बहुत तरस आया, उसने मदद की। मदद करने के बाद वो बहुत दुआएं दिया वो अंधा फ़कीर, और एक तरफ गया, शहजादा भी उसके पीछे लग गया। वो अंधा फ़कीर एक खंडहर में चला गया, शहजादा भी पीछे था, ये मुबारक भी पीछे था। अंदर जाने के बाद जब उस अंधे फ़कीर ने एक लड़की को बुलाया कि बेटी इधर आओ, तो ये दोनों देखकर हैरान रह गए। शहजादा तो बेहोश हो गया। ये दोनों देखकर हैरान रह गए कि ये वही लड़की है जिसको लाने के लिए मलिक सादिक ने इसे कहा था। खैर, दास्तान तो यहीं मुकम्मल होती है। और इसी तरह आज का ये वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल होता है। आधा घंटा मैंने कहा था, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। किसी तरह का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।